तो जो हम लोगों को स्टार्ट करना अगला चैप्टर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो आज हम लोग सिर्फ बात करें हिस्ट्री की। तो पहले जो था असलियत में ये जो चैप्टर है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक छोटा सा पोर्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक छोटा सा पोर्शन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, सबसे पहले इसकी स्टडी एक थे, उनका नाम था ओरेस्टेड। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। एक तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक कंडक्टर लिया, हाँ AB एक कंडक्टर लिया और इसमें उन्होंने क्या किया, एक बैटरी लगाया और एक स्विच लगाया और इसको कनेक्ट कर दिया, स्विच एस और ये सेल ले लिया गया। तो जब इन्होंने कनेक्ट किया और जब इसी के पास एक क्या लिख दिया, मैग्नेटिक नीडल, उन्होंने क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया या कंपास कह लो इसको, कंपास मैग्नेटिक नीडल। तो क्या देखोगे कि जब इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास इन द एब्सेंस ऑफ करंट। तो अब जैसे इन्होंने स्विच को ऑन किया, जैसे ही स्विच मान लो ऐसे पहले नॉर्थ साउथ पोल ऐसे था, जब स्विच ऑन किया तो अब दूसरा फिगर बना लो। यहाँ देखें कि कंडक्टर वही है AB और इसमें करंट क्या हो रहा है, स्विच ऑन करने के बाद करंट इसमें रन करेगा। मान लो A से B रन कर रहा है ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें जो मैग्नेटिक कंपास था इसमें डिफ्लेक्शन आने लगा। क्या आने लगा, एक डिफ्लेक्शन आने लगा। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे क्या होने लगे, डिफ्लेक्ट होने लगे। तो एक कब हो रहा है, ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट। अब देखिए, सोचना आपको ये है कि ये जो मैग्नेटिक कंपास था वो क्या है। मैग्नेटिक कंपास एक मैग्नेट है और मैग्नेट पे फोर्स तभी लग सकता है जब वो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में हो। तो अभी यहाँ जब करंट एब्सेंट था, जब करंट वॉज 0, तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगा, इसमें मैग्नेटिक कंपास में एक क्या रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब इस पर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो होने की वजह से लग रहा है। अब सिंस क्या है, मैग्नेटिक कंपास ही जब मैग्नेट, और मैग्नेट पे फोर्स तभी लग सकता है जब उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा हो। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, करंट की वजह से। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है, दिस इफ़ेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इस किसकी वजह से, करंट की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। दिस इफ़ेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। अब देखें, और इसमें उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया। पहले करंट A to B दौड़ रहा था, अब इसमें करंट क्या रन करेगा, फ्रॉम B to A। डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट अब ऐसे रन करने लगा, ये पॉजिटिव या निगेटिव, करंट ऐसे रन करेगा। तो जो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन पहले नॉर्थ साउथ में था, अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज कर लो ये साउथ और नॉर्थ हो गया। तो क्या क्या डिपेंडेंसी आ गई कि पहली चीज़, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट देयर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड वन कि अब देखें, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट,
डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बिकम चेंज, मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफ्लेक्शन था वो भी चेंज हो जा रहा है। तो ये अब ऑब्वियस सी बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या हो, एक डायरेक्शनल क्वांटिटी हो गई। हाँ, इतने ही बताने के बाद ओरेस्टेड ने एक कंक्लूजन दिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट across any conductor, there produce magnetic field around the current carrying conductor। This phenomena is called magnetic effect of current। This phenomena is called magnetic effect of current। ठीक है। अब देखें इसके बाद चीज़ें पास को पढ़ना है, वो बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ। अब बायो-सेवर्ट लॉ क्या है? इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बेटा प्रोड्यूस करता है? मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कितना आई प्रोड्यूस हो रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो इसके डीएल लेंथ की वजह से किसी पॉइंट पी पे जो आर डिस्टेंस पे हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बायो-सेवर्ट लॉ gives the magnetic field strength due to a current carrying conductor। A current carrying conductor। According to this law, कि सपोज किसी भी पॉइंट पे करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग ले लें बेटा, ए बी ले लें या पी क्यू ले लें। एक पी क्यू करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इसके डीएल लेंथ की वजह से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, इसको हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ से निकाल सकते हैं। ये क्या कहता है? मान लो ये एंगल थीटा है, तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू current element dl will be how much? Depends on first thing, dv is directly proportional to
आइडियल मतलब इस डीएल लेंथ में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, उस डीएल लेंथ में पूरे में आई फ्लो हो रहा है तो डीएल में कितना हो जाएगा, आइडियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड वन जो होता है कि जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस इस करंट कैरिंग कंडक्टर से या लेंथ एलिमेंट से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तीसरा जो होता है कि ये बेटा देखो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इस पूरे लेंथ का जो साइन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ अबव, combination of above we get dv directly proportional to ideal sin theta by r square। नाउ रिप्लेस द प्रोपोर्शनलिटी साइन। बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं, तो ये डी वी कितना हो जाएगा, डी वी इक्वल टू, अब देखो इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए कि ये जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन रिप्लेस किए तो क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये हो जाएगा आपका, दिस इज द बायोट-सेवर्ट लॉ, वेयर। अब देखिए इतने को हम लोग बात करें वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7, और इसकी यूनिट हम लोग जो यहाँ लिखते हैं वो होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या लिखेंगे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इज ए कांस्टेंट, एंड इसी में आप देखें एंड म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर इज कॉल्ड permeability of free space। फ्री स्पेस क्या बोलते हैं इसको, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए परमिबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे अब हम लोग इसके पहले जो पहले चैप्टर में पढ़ा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टर्म डिफाइन किया गया था एप्सिलॉन नॉट। क्या डिफाइन किया था, देखें बेटा यहाँ हम लोग बताएं, एक एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट किया गया था, डिफाइन किया गया था। इसको क्या बोला गया था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोला गया था, इसको बोला गया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए ये परमिटिविटी जो होती है, परमिटिविटी रिप्रेजेंट करती है किसी मटेरियल का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कितना है। परमिटिविटी क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी मटेरियल का किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कितना है, उससे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एप्सिलॉन से या परमिटिविटी से। ऐसे ही किसी मटेरियल या किसी मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी है, मैग्नेटिक नेचर कितना है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं परमिएबिलिटी से।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परमिएबिलिटी से। अब अपने के केस में बेटा है क्या कि ये जो परमिएबिलिटी है किसका है? फ्री स्पेस का, इसलिए इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? म्यू नॉट से। तो ये बातें क्लियर हो गई कि परमिएबिलिटी क्या बताता है? मैग्नेटिक नेचर, और परमिटिविटी क्या बताता है? इलेक्ट्रिक नेचर। अब देखें इसी को हम लोग आगे पढ़ा जाएगा। नाउ बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखें वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अभी हम लोग ने निकाला था कि जो जनरल फॉर्म है बायो-सेवर्ट लॉ का, ये dB इक्वल टू कितना आया? म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। तो अब देखें इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेट करें, इसको अरेंज करें तो कैसे लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL R साइन थीटा कर दें और डिवाइडेड बाई R क्यूब कर दें। तो देखिए R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर R स्क्वायर बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं। देखें हम लोगों को पता है कि A क्रॉस B जो होता है, दो वेक्टर्स हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं तो ये हमेशा क्या आता है? AB साइन थीटा आता है। क्या आता है? AB साइन थीटा। तो अपने के केस में यदि AB साइन थीटा है तो इसी को क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो देखें अपने के केस में क्या है? IDL R साइन थीटा है, तो वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपन 4 पाई IDL क्रॉस R अब बाई R क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। सपोज करिए इक्वेशन 2। तो नेट अब ये हम लोगों का क्या आ गया? जनरल फॉर्म लिख लिया हमने इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में क्या हो गया कि ये वेक्टर फॉर्म हो गया। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या लिख सकते हैं? B कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ dB। इसी dB को क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। तो अब देखें dB की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चलें तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर दिया गया B इक्वल टू dB, और इसी को dB की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R बाई R क्यूब। तो अब जैसा जैसा कंडक्टर का शेप रहेगा उसके हिसाब से IDL क्रॉस R का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग V की वैल्यू अलग अलग निकल जाएगी। अब इसी चीज़ को सपोज कर लो इक्वेशन 3 है। इसी बायो-सेवर्ट लॉ को हम लोग अलग अलग फॉर्म में जैसे देखें कि इन टर्म्स ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो बेटा करंट डेंसिटी क्या हो रहा है क्या होता है? लास्ट टाइम पे हम लोग अपने चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफाइन किया था? करंट डेंसिटी। ये देखो करंट डेंसिटी जे जो होता है लिख सकते हैं कि सिंस करंट डेंसिटी जे इक्वल टू जो होता है करंट
डेंसिटी, ये जे की वैल्यू जो होती है आई बाई ए होती है। अब देखें आई बाई ए को क्या लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी को कि इसी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आई डी एल बाई ए डी एल लिख दिया जाए, ए डी एल लिख दिया जाए। तो अब जो कंडक्टर हैं देखें, कंडक्टर है इसकी कुछ ना कुछ क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ऐसे कुछ ना कुछ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और करस्पॉन्डिंग लेंथ, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस वॉल्यूम जो यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा dv को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी एल लिख सकते हैं। अब यही वॉल्यूम हम लोग क्या कर सकते हैं, यही हम लोग यूज कर लें यहाँ, तो ये आई डी एल बाई डी हो जाएगा। ए डी एल कितना हो जाएगा, ए डी वी हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो इतने के जगह पे डी वी रख दिया गया। अब यहाँ से देखिए आई डी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई डी एल कितना आ जाएगा, जे इंटू डी वी आ जाएगा। सो इक्वेशन थर्ड बिकम, सो इक्वेशन 3 बिकम क्या बन जाएगा आपका, ये डी बी जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई डी एल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जे डी वी क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब वो इसी को पूरा का पूरा हम लोग ऐसे कर दें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया और जे भी बाहर ले लें, तो ए कितना हो जाएगा, ए इंटीग्रल हो जाएगा डी वी क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ये आ गया बी। ठीक है, दिस इज द बायो-सैवर्ट law in terms of current density, in terms of current density. Now we can write बायो-सैवर्ट law in terms of charge, in terms of electric charge। तो देखिए कैसे करना है बेटा, ये न्यूमेरिकल कई बार पूछा हुआ है। एक बार नीट में पूछा गया था कि इन ए कंडक्टर देयर फ्लो ए चार्ज Q, सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज V। तो बेटा देखो हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन हम बाद में लास्ट के एक्सरसाइज में करवाया जाएगा कि देखें, सिंस आई डी एल कैन बी रिटन एज क्यू बाई डी टी इंटू डी एल, क्यों, आई इज डिफाइंड एज क्यू बाई टी। हम लोग पहले चैप्टर, इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा गया था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा गया था। तो यहाँ लिख सकते हैं इसी को आई डी एल की जगह पे लिख सकते हैं क्यू बाई डी टी इंटू डी एल। तो यहाँ से देखें आई डी एल कितना लिखा जाएगा, ये हो जाएगा क्यू और इसी को डी एल बाई डी टी लिख देंगे। और डी एल बाई डी टी क्या होता है, सिंस डी एल बाई डी टी ये होता है वेलोसिटी v, क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई डी एल जो कि वैल्यू आ जाएगी ये क्यू वी आ जाएगी। 10 क्या लिख सकते हैं, बायो-सैवर्ट लॉ कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, देखें आप लोग
तो ये जो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये इंटीग्रल था आई डी एल क्रॉस आर और डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो इतने के जगह पे हम लोग ये वाला टर्म रखें तो b जो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल की जगह पे क्यू वी क्रॉस आर बाई आर क्यूब। तो अब देखें फॉर होल द मोशन चार्ज विल बी कांस्टेंट, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटीग्रल वी क्रॉस आर बाई आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। क्लियर?